जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था। आज हमारा अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। एक बच्चा का कमेंट आ रहा था, एक कुंदन नाम का लड़का है जो कमेंट कर रहे थे कि मैं यूपीएससी अचीव करना चाहता हूँ। तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि देखिए बाबू, आपका गोल बहुत अच्छा है। अगर आप अभी से ही अपने गोल पे वर्क करते हैं तो एक दिन ज़रूर आप क्या होंगे, कामयाब होंगे। आपका जो यूपीएससी करने का ड्रीम है वो ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन आप सिर्फ ड्रीम नहीं देखिए, उस पर वर्क भी कीजिए। जैसे आप अभी 11th-12th में होंगे, या आप साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे, या आप साइंस लिए होंगे, तो आप साइंस लिए हुए अपना कोर्स जो आप साइंस से आप 12th कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अब टाइम निकाल कर 2 से 3 घंटा या 1 घंटा अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कीजिए। अब कहिएगा अभी से कैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करें? तो देखिए, यूपीएससी बहुत बड़ा लेवल का हो जाता है। क्या है यूपीएससी? बहुत बड़ा लेवल का। उसमें बहुत सारा डीपली क्वेश्चन और इतना डीपली पूछता है कि इंसान के पास अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, उसको अचीव कर सकता है। इसीलिए जैसे आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक ले आइए। 6 to 12th या 7 to 12th तक एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी बुक। उसी से क्वेश्चन आता है। और आप रोज़ नित्यम दिन, ये 2 साल आपके पास टाइम है। आपके पास क्या 2 साल इधर हो गया और 4 साल उधर हो गया, 6 साल आपके पास टाइम है। आप 6 साल में क्या कीजिए, 6 साल में आप एनसीईआरटी को इतना अच्छा से पढ़ जाइए ताकि आपको एनसीईआरटी जब पढ़ाया जाए तो आप कहीं से आपको क्या ऐसा ना महसूस हो कि ये वर्ड हम नहीं जानते हैं। तो आपको क्या करना, अभी से एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। आप अभी 11th-12th में है तो 1-2 घंटा टाइम निकालिए और हर एक एनसीईआरटी को पढ़िए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, थोड़ा सा रीजनिंग, मैथ, हर चीज़ को थोड़ा सा देखिए। रोज़ देखिए, टाइम टेबल बनाकर रोज़ उसको पढ़िए। देखने से क्या नहीं याद हो जाता? देखने से तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आप देखने से याद नहीं हो जाएगा, देखने से आपको एक वर्ड याद हो जाएगा। तो आप रोज़ उसको सिर्फ रीडिंग दीजिए। आपको समझ में नहीं आता है तो सिर्फ आप उसको रीडिंग दीजिए। आपका एकदम धीरे धीरे प्रिपरेशन चलता रहेगा। और आप क्या कीजिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसका लेक्चर देखिए। जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम सीक्वेंस से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री का हमारा लेक्चर देखिए। या जिसका भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता, आप उसका लेक्चर देख सकते हैं बाबू। अगर मैं ऐसा सोची हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, अगर हमारे चैनल पे अगर 1000 बच्चे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, और आप लोग के सपोर्ट से अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारा जितना जल्दी पूरा हो जाता है, हम उतना जल्दी एनसीईआरटी को, आपका 7 to 12th एनसीईआरटी को मैं पूरा पढ़ाऊंगी। अगर हमारे पास नए भी डिजिटल बोर्ड रहेगा तब पर भी मैं एनसीईआरटी बुक के साथ आपके लिए पढ़ाऊंगी। इसीलिए आप क्या कीजिए, आप हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास बताइए कि सुरुचि स्टडी पॉइंट पे मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तब, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि उसमें अगर इंटरेस्ट आ रहा और अच्छा लग रहा तो एक दूसरे को बताना चाहिए। ज्ञान बांटने से नहीं घटता है बाबू। इसीलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि देखिए सुरुचि मैम है जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ाती है। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपके लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। अगर हमारा 1000 सब्सक्राइब पूरा हो जाता है तो हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी फुल पढ़ाएंगे। अब देखिए, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले बाबू? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया। अलाउद्दीन क्या था आपका? अलाउद्दीन किसका दामाद था? तो अलाउद्दीन किसका दामाद था? अलाउद्दीन बताइए, कमेंट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो अलाउद्दीन था वो भतीजा भी था और दामाद भी था। हमने जाना था कि जो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, आपका जलालुद्दीन फिरोज का क्या था, दामाद था और उसका भतीजा भी था। मतलब अपने चचेरी बहनी से शादी कर लिया था। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि कजन मैरिज देखा जाता है इस्लाम धर्म में होता है। तो क्या था, दामाद भी था और भतीजा भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चलाया था, तो
मूल्य निर्धारित किया था। क्या किया था? मूल्य निर्धारण किया था कि जो एक मूल्य रहेगा वही मूल्य पूरी बाजार में चलेगी। फिर उसने क्या किया था? बाजार व्यवस्था को अपना संतुलित किया था। ये सारा काम कौन करता? अलाउद्दीन खिलजी करता। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना चाहते तो प्लीज़ इसके पहले वाला पार्ट जाकर जरूर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का। आज सेकेंड पार्ट में हम देखिए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या निर्माण किया और वो कौन सा कर लगाया, वो मतलब घर पे कैसा कर लगाया था, चारागाह पे कैसा कर लगाया था, उसने कैसी व्यवस्थाओं को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्रूर शासक था, लेकिन वो क्या व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम अच्छा से व्यवस्था को किया जाए जिससे देश में नागरिकों को अच्छा से चलाया जा सके। वो पूरा जानता था कि कोई भी प्रणाली को कैसे संगठित करके और बढ़िया से चलाया जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था उसका बहुत अच्छा था, चलाने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा काम किया। देखिए, मूल्य निर्धारण किया, बाजार व्यवस्था लाया, जो उसके समय में भूमि पर जो कर होता था वो उपज के अनुसार होता था। तो ये सारा काम कौन करता? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो अच्छा सा मतलब नागरिकों के लिए तो अच्छा था ही था, लेकिन वो एक तरह का कह सकते हो अयास राजा था। वो मतलब किसी भी रानी को देखता था तो कहता था वो ये रानी मेरी होनी चाहिए। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि जो पद्मावती होती है, आप पद्मावत मूवी देखे होंगे, रतन सिंह की पत्नी वो पद्मावती जो होती है वो क्या करती है? अपने आत्मसम्मान के लिए क्या कर लेती है? जोहर मतलब आग से भरी कुंड में कूद जाती है। देखिए, जो आपका रानी जो होती है उस पे अलाउद्दीन का नज़र पड़ता है कि वो पद्मावती पे अलाउद्दीन उसको पाना चाहता था। किसको? आपका पद्मावती को। लेकिन जो पद्मावती थी वो बहुत ही अच्छी और कह सकते हैं उसका जो कैरेक्टर हो बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले के ज़माना का जो लड़का लड़की थी और जो महिला थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ ना बात करना पसंद करती थी और ना उसके साथ जाना पसंद करती थी। एक तरह हम कह सकते कि पहले हमारा भारतीय संस्कृति ऐसा था जो क्या कोई भी महिला एक पुरुष से शादी करती थी और उसी पे जीवन यापन करती थी। लेकिन आज का डेट कहाँ जा रहा? आज एक महिला 4-5 तलाक करके बैठी हुई है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्या ये अच्छा बात नहीं है? हमें रानी पद्मावती से सीखना चाहिए कि जब रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ाई होता है तो अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और धोखे से रतन सिंह को मार देता है। क्या करता है? धोखे से रतन सिंह को मार देता है। उसके बाद वो चित्तौड़ पे आक्रमण करने गया। किसके लिए? कि हम अब पद्मावती को अपना लेंगे। लेकिन पद्मावती अपने ही क्या थी? स्वाभिमानी औरत थी। वो एक ऐसी महिला थी जो अपने पति के अलावा किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। एक कह सकते हैं एक देवी के तरह वो क्या करती है? अग्नि कुंड में कूद जाती है और अपने आप को क्या करती है? अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित नहीं करती, अपने आप को वो क्या करती है? अग्नि को समर्पित कर देती है। एक ऐसी महान औरत, ऐसी महान महिला हमारे इतिहास में हुई और हम लोग इतिहास से सीखते नहीं है। हमारा जो भारतीय संस्कृति कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति से, अपने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए बाबू। अब देखिए, हम पढ़ते हैं, हम आपको जब चित्तौड़ आक्रमण पढ़ाएंगे तब आपको हम बढ़िया से बताएंगे कि रानी पद्मावती और रतन सिंह के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे आपको। इस वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे कि आपका जो कौन सा कर लगाता है आप अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद वाले वीडियो जब मेरा पार्ट 3 आएगा तब उसमें आप जानिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ कहाँ आक्रमण करता है और किस प्रकार महारानी पद्मावती को अपनाना चाहता है। तो अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको पार्ट 3 देखने को मिलेगा। तभी ना आएगा आप पे नोटिफिकेशन, तभी ना देखिएगा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया? अलाई मीनार बनाया। आप कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या आपका कुतुबुद्दीन क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था। लेकिन ये अलाई मीनार बनाता क्या था? अलाई मीनार। ये देखा इक्सी कर रहा था, अलाई मीनार बनाया। ये कुतुबुद्दीन के हमको लग रहा है कुतुबुद्दीन के की देखा इक्सी कर रहा था, नहीं कर रहा था। देखिए, इसने कुतुब उल मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन कराता है बाबू?
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या करता है, कुतुब उल मस्जिद का निर्माण करवाता है। क्या करता है? कुतुब उल मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है, लेकिन उसका जाके दरवाजा के निर्माण, उसका दरवाजा कौन बना देता है? आपका अलाउद्दीन खिलजी। दरवाजा, जैसे कोई घर है, घर बना के छोड़ दिए, घर हम बनाए हैं, घर हम बनाए, और जो हमारा जो गेट के दरवाजा है ने जाके हमारे बाबा बना दिए, तो क्यों कहेगा कि घर सुरुचि मिश्रा बनाई और इसका जो घर का दरवाजा है इनके दादाजी बनाए? तो इस प्रकार से नाम लेगा नहीं, तो अपना नाम जोड़नी है कि नहीं, अपना नाम जोड़े कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी जो था क्या करता है, कुतुब उल मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था उसी के दरवाजा बना देता है। कुतुब उल मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, हम पढ़ाए थे आपको, जब ऐबक के बारे में पढ़ा थे, जब हम गुलाम वंश से स्टार्ट किए थे बाबू, तब हम आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है कुतुब मीनार का नींव रखता है, कुतुब उल मस्जिद का निर्माण करवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। ये सब कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। अब यही की करता है, इसका दरवाजा का निर्माण करता है। तो आएगा क्वेश्चन, अलाई दरवाजा कौन बनाया? अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका अलाई दरवाजा बनाया गया। अब और क्या बनाया गया? अलाई मीनार भी उसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। ये जो था न, घोड़ा दागने की परंपरा एवं हुलिया, मतलब घोड़ा दागने की परंपरा। जैसे कि आप जानते हैं कि घोड़ा, जब लोग युद्ध करने जाता है या युद्ध करने से पहले बहुत सारा ऐसा सेना का टुकड़ी होता है जो क्या होता है, अपना अपना घोड़ा रखता है, पाल कर रखता है। आप देखते होंगे कोई कोई बिल्ली पालेगा, कोई कुत्ता पालेगा, कोई गाय पालता है, क्या पालता है कि नहीं? तो उसको उस जानवर से बहुत ही लगाव रहता है। क्या रहता है बाबू? बहुत ही लगाव रहता है, और वो उस जानवर को छीन नहीं ले, उसके लगी की बांधेगा? घंटी। देखते हैं ने, बिलाई के ग्यारी में घंटी बांधल रहता है। काहे बांधल रहता है? ताकि उसको चिन्हे, क्या करे, पहचाने कि ये हमारा बिला है। क्या बाबू? ये हमारा बिला है। हम बिल्ली नहीं बोलते, बिलाए बोलते हैं। काहे लगी? थोड़ा आप लोग हंस जाइएगा। काहे लगी? आप थोड़ा हंस जाइएगा। तो बिल्ली का गला में क्या बांधता है? घंटी। घंटी बांधता है किस लिए? कि हम उसको पहचान जाएंगे। अब देखिए, आप इंटरटेनमेंट मूवी देखे होंगे ने, इंटरटेनमेंट मूवी, उसमें जो कुत्ता रहता है, उसमें जो डॉग रहता है, उसका गियारी में इंटरटेनमेंट लिख के पहनाया गया रहता है। किस लिए? कि इसका नाम इंटरटेनमेंट है। उसको पहचान दिया, कुत्ता से उसको अलग पहचान दिया नहीं। तो यही पहचान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिमाग लगाया कि घोड़ा दागे का परंपरा अपनाया। मतलब कि सैनिकों का घोड़ा मिल ना जाए, इसके लिए की कहता था, जिस सैनिक का घोड़ा है ने वो अपने नाम का क्या मारो, मोहर मारो घोड़ा पर। अब घोड़ा पर मोहर मारो, कैसे मारो? तो एकदम गर्म करके मारता था मोहर, तो एकदम मरा जाता था एकदम बढ़िया से। बाल उल भी वहाँ पे फिर नहीं आता था जिससे वो झप जाए। तो मोहर जो घोड़े दागने की परंपरा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया बाबू? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़े दागने की परंपरा कौन स्टार्ट करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये हुलिया व्यवस्था, मतलब सैनिकों को दिया ड्रेस, सैनिकों के दिया ड्रेस, हुलिया दिया कि सैनिक ये कपड़ा पहनेगा। क्या हम लोग स्कूल ड्रेस जाते हैं? सॉरी, स्कूल ड्रेस नहीं, मतलब स्कूल जाते हैं। स्कूल ड्रेस तो पहनल जाता है, जाता थोड़ा है। और स्कूल ड्रेस जब हम लोग पहनते हैं तो सब कहता है नहीं रे, पढ़े वाला बच्चा है, पढ़े जा रहा है, कि स्कूलिया बच्चा है, कॉलेजिया बच्चा बोलता है ने। तो किस लिए? हमको पहचान दिया कि यह स्कूल का बच्चा है। और स्कूल ड्रेस हमको क्या देता है? पहचान देता है कि स्कूल का बच्चा है। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, सैनिकों के लिए हुलिया बनाता है, मतलब उनके लिए ड्रेस का निर्धारण करता है कि हमारे सैनिक ये ड्रेस पहनेंगे। तो हुलिया परंपरा, सैनिकों को हुलिया किसने दिया था? हुलिया किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की परंपरा किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने 4 आदेश की घोषणा की, 4 गो ऑर्डर दिया। ऑर्डर सुनिए, 4 गो ही ऑर्डर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी 4 गो ऑर्डर देता है। कौन सी ऑर्डर देता है आप सुनिए। देखिए, अस्थाई गुप्तचर की स्थापना। ये किया ने? गुप्तचर बनाया, कि 2-4 गो गुप्तचर बनाता है। देखते हैं एक आगो घर में रहेगा कि चुपचाप सुनेगा और सुन के ओकर बात वो करता, ओकर बात वो करता। तो क्या है? गुपचुप। गुपचुप नहीं, मतलब गुप्तचर। गुप्तचर उसको क्या बोलेंगे? गुप्तचर। तब तो उसको हिस्ट्री के लैंग्वेज में गुप्तचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्तचर।
और लेकिन आप अगर गांव में सुनिएगा तो क्या कहेगा कि करता है, इन्हें के बात उन्हें करता है, क्या करता है, इन्हें के बात उन्हें करता है। मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जगह का बात दूसरे जगह वो करना को चुगलखोरनी लोग बोलता है ने, चुगलखोरनी। तो वही है, इसको जब हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो इसको गुप्तचर कहा गया। मतलब कि चुपचाप सबके बात सुन के और राजा के आके कान में खबर देना क्या कहलाता, गुप्तचर का काम होता है। वो लोग चुपचाप रहता था कि कहाँ हमारा दुश्मन है, राज्य में कैसी व्यवस्था चल रही है। देखो तो हम बताए थे आपको कि राज्य जो बाजार व्यवस्था में क्या किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी, वो कहा था कि अगर कोई भी ऐसा बाजारी, कोई भी ऐसा व्यापारी अपन व्यापारी में जहाँ मिलावट करता है उसको हम मांस से भर देंगे। कैसे, मतलब देखिए आप 1 पौवा चीनी खरीदल गए या 1 किलो चीनी खरीदल गए, अगर 1 पौवा वो गायब कर लिया, कौन, दुकानदार 1 पौवा आपका चीनी गायब कर लिया, अगर राजा को पता लग गया, वो जो व्यापारी जो आपको चीनी बेचा नहीं उसका 1 पौवा मांस नोचवा लेता था, 1 पौवा मांस नोचवा लेता था। कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन बाबू, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये गुप्तचर का स्थापना किया, काहे लगी कि राज्य में क्या हो रहा है, आपका हमारे जो राज्य में क्या हो रहा है, हमने जो जो प्रणाली चलाया है उसमें कैसी क्या क्या हो रहा, थोड़ा सा तुम क्या करो, छुप छुप कर सुनो और दुश्मनों का भी पता लगा। गुप्तचर का क्या 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 काम होता है, यही काम ना होता है कि आप चुपचाप रहिए। 10 गो आदमी है, 10 गो आदमी में एगो गुप्तचर खड़ा है एकदम सिविल ड्रेस में, तो चुपचाप वो सुन रहा है सबके बात की, कौन की बोल रहा है, राजा की बोल रहा है, राजा के बारे में कौन चीज बोल रहा है, और वही जाके एकदम पूरा जाके चुगलखोरी कर देता है राजा के पास। तो वही गुप्तचर कहलाया। कौन, गुप्तचर। तो मतलब गुप्तचर का कौन बनाया था, गुप्तचर का स्थापना किसने कराया, आपका अलाउद्दीन खिलजी। दान में दिया गया भूमि को खालसा या सरकारी भूमि में बदल दिया। देखिए इसको जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पैसा कौड़ी पर बड़ी ध्यान देता था। देख रहे हैं, कने से इसको पैसा मिल जाए, नहीं देख रहे हैं, पैसा पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। दान में दिया गया भूमि को ये खालसा या सरकारी भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन जो खिलजी जो था ना बाबू, क्या करता है ने, जितना भी जिसके पास दान में दिया हुआ भूमि था, पहले ये सर्वेक्षण किया, सर्वे किया कि अच्छा केकर भूमि है उसका पिताजी के है, और केकर भूमि किसका किसका भूमि दान में दिया हुआ, किसका किसका भूमि पैतृक संपत्ति होता है ने, कोई कोई पैतृक संपत्ति पे अपना घर बनाया होता है। बहुत सारे ऐसे पंडित जी होते हैं जिनको क्या दान में ज़मीन दे दिया जाता है और उन पे अपना घर बनाते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, ज़मीन दान दे देते हैं, तो वो उसका क्या हुआ, दान का ज़मीन हुआ ना, उसका पैतृक संपत्ति तो नहीं हुआ। पैतृक संपत्ति में किसको कहते हैं, जो हमारा पूर्वज का, बाबा के, पापा के, दादा के जो संपत्ति हमको मिला। जैसे देखिए मेरा बाबा है और मेरा दादा है, तो दादाजी का संपत्ति पापा को मिलेगा, पापा की संपत्ति हमको मिलेगा, मतलब हमको नहीं मिलेगा, मेरा भाई को मिलेगा, तो हम ही लोग के मिलेगा, किसी को मिले। ऐसा नहीं लड़कियों के मिल सकता, लेकिन हम लोग काहे लेंगे। अब देखिए तो क्या कराया, ये कहानी कि दान में दिया गया भूमि को खालसा या सरकारी भूमि बदल दिया। ये जितना भी दान में दिया हुआ भूमि था ने, सबको सरकारी भूमि बना देता है। मतलब क्या, सब अपने अंडर में ले लेता है, ये सरकारी भूमि है। जितना भी दान में दिया हुआ, आपको पढ़ाए होंगे कि सीमांती व्यवस्था, एकता व्यवस्था में क्या किया था, वेतन के बदली जमीनिए दे दिया था। तो बहुत लोग ऐसे करप्ट होंगे जो क्या करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों को ज़्यादा ज़मीन दे दिए होंगे, तो ज़्यादा ज़मीन, बहुत लोग के पास ज़्यादा ज़मीन होगा और बहुत लोग के पास कुछ नहीं होगा। तो वो दिमाग लगाया अलाउद्दीन खिलजी कि जिसके पास अगर दान में ज़मीन है वो तुम्हारा अब ज़मीन नहीं रहेगा, वो सरकार का ज़मीन हो जाएगा। तो ये कौन करता, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दान में दिए हुए भूमि को खालसा या सरकारी भूमि में बदल देता है। अब देखिए ये मद्यपान, नशा, शराब पर प्रतिबंध लगाया। ये जितना जो नहीं देखते हैं, बीड़ी फूकता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, इस सब पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छा, मतलब कह सकते हैं प्रशासन था, प्रशासनिक रूप से एक अच्छा राजा के रूप में हम मानेंगे। देखिए वो लोग अच्छा काम किया, थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा काम किया। देखिए नहीं किया, बाजारों का वर्गीकरण किया, ऐसे खिचड़ी था बाजार, सब चीज़ एक में मिलता था, और उसको वर्गीकरण कर दिया गया। अनाज एजा मिलेगा, आपका
जड़ी बूटी का सामान जा मिलेगा, ऐसे करके बांट दिया था। तो उसी प्रकार से हम अलाउद्दीन खिलजी को ज़्यादा खराब नहीं मान सकते, एक अच्छा ही थोड़ा शासक था किसके, जनता के लिए। अब क्या हम बता रहे थे आपको, हम बता रहे थे कि ये शराब पे प्रतिबंध लगा जाता है कि कोई भी शराबी शराब नहीं पिएगा, क्या नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, मतलब आपका मद्यपान नहीं करेगा। मद्यपान में क्या, जो भी नशा का चीज़ होता है, आप गुटखा खा रहे हैं, एकदम मारे बीड़ी फूक रहे हैं, खैनी खा रहे, सब क्या है, आपका नशा है। तो नशे की चीज़ों को प्रतिबंध लगाने वाला पहला राजा कौन था, आपका कौन था बाबू, जलालुद्दीन, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, शराब पे प्रतिबंध लगाया। ये छोटा त्यौहार अवधिकारी से मिलने पर प्रतिबंध लगाया। ये जानते बहुत ही तेज था, जानते अलाउद्दीन बहुत तेज था एकदम, इसका जो दिमाग बहुत चलता था। ये सोचता था कि कैसे हम करें ने जिससे हमारा सत्ता पे आँच ना आए, हमारा गद्दी सुरक्षित रहे। ये देखिए क्या किया, छोटा त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिए। काहे, पैसा कौन बड़ी कंजूस था, सोचा छोटा छोटा त्यौहार मनाएगा नहीं तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, क्या होगा, पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, इसीलिए तुम त्यौहारे नहीं मनाओ, क्या करो, त्यौहारे ने मनाओ। तो छोटा त्यौहार पे रोक लगा दिया, किससे, अशोक भी। हम याद कीजिए, जब हम अशोक पढ़ाए थे आपको, तो अशोक भी यही काम करता है, वो छोटे त्यौहारों पे प्रतिबंध लगा देता है। तो छोटा त्यौहार पे प्रतिबंध कौन लगाया था दिल्ली सल्तनत में, पहले लगाता अलाउद्दीन खिलजी। कौन, छोटे त्यौहार पे। अब कहिएगा अधिकारी से मिलने पर प्रतिबंध। जो बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनको ने मिलने नहीं दिया जाता था। गरीब आदमी से, छोटा छोटा परिवार से, मिडिल क्लास से। काहे, आप 10th में पढ़े होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, पढ़े होंगे ने। अगर ये सब मिल जाता तो क्या करता, ऐसा होता कि राजा के खिलाफ बगावत कर देता। क्या करता, राजा के पास बगावत कर देता, अपना अपना मांग रखने लगता। अगर शिक्षित आदमी किसी को कुछ बताता है तो क्या होगा, लोगों में देशभक्ति की भावना जगेगी, क्या होगी, राष्ट्रवाद पनपेगा, और हो सकता है राजा को गद्दी से हटा दिया जाए। यही से ये कहा कि नहीं, तुम नहीं छोटा त्यौहार मनाओ, और नहीं तू अमीर आदमी से मिल, नहीं तू अधिकारी से मिल। कौन बोलता है, आपका अलाउद्दीन खिलजी। यही जो परंपरा, यही 4 आदेश की घोषणा करता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आएगा बाबू, अलाउद्दीन खिलजी कौन सा 4 घोषणा किया था, तो कौन सा करता है, अस्थाई गुप्तचर की स्थापना, दान में दिया गया भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि में बदल देना। खालसा क्या है, ये खालसा ही रहेगा। आप जब एग्जाम दीजिएगा नहीं तो खालसा ये नहीं सोचिएगा खालसा कुछ और चीज़ है, खालसा को ही सरकारी भूमि कहा जाता है। ये क्या है, खालसा इसका लैंग्वेज है आपका, ये शायद उर्दू या अरबी लैंग्वेज होगा खालसा। तो सरकारी भूमि को इसको खालसा कहा जाता था। तो हमने और फिर कहा छोटे त्यौहार और अधिकारी से मिलने पर प्रतिबंध। ये क्या लगाया, 4 प्रकार का आदेश की घोषणा किया था, कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए ये 4 प्रकार के कर भी था। ये 4 प्रकार के प्रमुख कर लगाता है। कर मतलब जानते हैं, टैक्स, चुंगी, कर, सब एकरे नाम है। क्या, कर के मतलब उन्हें काम कर मतलब काम करके और सरकार के कर दे, उसी को कर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर मतलब सरकार को टैक्स देना। क्या कहलाता है बाबू, कर मतलब सरकार हो गया, राजा हो गया, सुल्तान हो गया, सभी को कर। तो कैसा 4 प्रकार का वो कर दिया था। पहला जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया, जकात, खराज, खुम्स। आप कीजिए, बोलिए मेरे साथ, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया, जकात, खराज और खुम्स कौन सा, 4 गो टैक्स लगाता है, 4 गो कर लगाता है। कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन लगाता है बाबू, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जजिया में क्या कहा गया, ये गैर मुसलमानों पे कर था, जो गैर मुसलमान थे उन पे जजिया कर लगाया गया। और जकात किस पे लगाया गया, यह मुसलमानों में आय पर लिया जाता था कि कौन, जो मुसलमान जितना कमाता था उससे क्या होता था, वो राजा को कर देता था। उसका जितना इनकम होता था उससे कुछ इनकम राजा को
देता था, राजा को क्या देता था, कर के रूप में देता था, टैक्स देता था। तो यह मुसलमानों के आय पर लगाया गया कर था, जकात, क्या जकात, उसके बाद खराज, भूमि कर था। ये जो मुसलमानों की भूमि कर पे जकात लगाया गया था, भूमि कर पर क्या लगाया गया था, जकात, खराज, भूमि पे खराज, गैर मुसलमानों पे जजिया, रजिया नहीं समझिएगा, जजिया किस पे लगाया गया था, गैर मुसलमानों पे। जकात किस पे लगाया गया था, यह मुसलमानों के आय पर लगाया गया था। क्या, जो गैर, देखिए जजिया जकात एक नहीं लग रहा, तो मार दीजिएगा एकदम। जो गैर मुसलमान था, ये गैर मुसलमान पर जजिया लगा दिया, और जकात किस पे लगाया, ये मुसलमान, जो मुसलमान थे उन पे जो आय वो कमाते थे, जो पैसा कमाते थे, उस पर जो टैक्स लगाता था उसको हम जकात कहते हैं। खराज नहीं देखते हैं, खराज भूमि कर था, क्या था, खराज भूमि कर था। खराज कौन सा भूमि कर था, अब देखते हैं खेती उती करता है तो निकलता है, भूसा उसा निकलता है, नहीं फोफला उफला नहीं निकलता है, वही खराज। मतलब समझ लीजिए कि खराज क्या है, भूमि कर है, खराज भूमि कर है। और खुम्स जो था वो लगाया था, देखिए हम कहने आपको खुम्स किस पे लगाता है, आपको बताते हैं। खुम्स लगाता है सैनिकों के लूटे धन पे। जो सैनिक लूट के धन लाता था ने, उसको हम कहता था तुम लूटता है तो लूटो, कोई टेंशन नहीं, तुम लूटता है भाई लूटो, तुम चोरी करता है चोरी करो, लेकिन तुम चोरी करेगा ने जितना, अगर 100% तुम चोरी करता है तो 80% तुमको हमको देना पड़ेगा। एक तरह से की कर रहा था, आपका रिश्वत ले रहा था चोरों से, डकैतों से। मतलब 80% कहूँ से लूट के लाया, भले 100% लूट के लाया, 80% राजा को देगा। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स कर में क्या कहा कि यह सैनिकों के लूटे धन 80%, मतलब जितना भी सैनिक धन लूट कर लाएगा उस पर क्या होगा, आपका किसका, तो आपका राजा को भी वो देगा। 80% लूटे हुए धन को राजा को देना होगा। ये जानते हैं खुर्स जो था वो किस पे लगाया जाता था, आप सोचिए खुर्स किस पे लगाया जाएगा, चारू चोर डकैत पे नहीं खुर्स लगाया जाएगा। ये जो खुम्स है किस पे लगाया जाएगा, चोर डकैत। जितना भी चोर डकैत होता था वो लूट के लाता था तो उस पर टैक्स लगता था, सरकार को वो टैक्स देता था। अब हमने जाना, अब देखिए दूगो टैक्स लगाता है, दूगो और टैक्स लगाता है। कौन कौन लगाता है, एगो मकान पे टैक्स लगाता है जिसको हम घड़ी, हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, घ से घड़ी। और सही जो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो था वो घर पर घड़ी नाम का टैक्स लगाता है। घर पर क्या नाम का टैक्स लगाता है, घड़ी नहीं, बचपन वाला घ से घड़ी नहीं, ये जो अलाउद्दीन वाला घ से घड़ी। क्या, तो घर का टैक्स को क्या कहा जाता था, घड़ी। मतलब मकान पर जो टैक्स, घर को हम क्या कहते हैं, मकान भी कहते हैं, तो मकान पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको हम घड़ी कहते हैं। कहनो भूलिएगा कि घड़ी टैक्स किस पे लगाया जाता, अरे घड़ी मतलब घर, घ से घर, मतलब ये किस पे होगा, मकान पे। तो मकान पे टैक्स को हम क्या कहते थे, घड़ी कर किस पे लगाया जाता था, मकान पे। अभी भी आप लोगों के घर पे मकान पे टैक्स लगता है नहीं, आप लोग के पापा मकान पे रसीद कटाते हैं ने, हर साल में एक बार रसीद कटाया जाता है जिससे आपका घर नंबर दिया जाता है। तो इस तरह से जो आप अपने पूछिएगा बड़ों से, घर पे भी टैक्स लगता है। घर पे क्या लगता है, आप जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए, आप मकान के लिए आप क्या दे रहे हैं, सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हैं। आप रसीद कटाते हैं तो वो क्या है, जब रसीद कटाएं घर के लिए, खेत के लिए रसीद कटाएं तो वो क्या है बाबू, एक तरह से टैक्स है जो सरकार को आप दे रहे हैं। तो आप जान लिए कि घड़ी नाम का टैक्स कौन लगाता, अलाउद्दीन खिलजी। और चरगाह पर, चरी नाम पर, देखिए च से चरखा ना, च से चरगाह और च से चरी, मतलब चारगाह पर चरी नाम का टैक्स लगाया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। चारगाह पर चरी नाम का टैक्स कौन लगाता बाबू, अलाउद्दीन खिलजी। चारगाही पर टैक्स अलाउद्दीन खिलजी। जितना जो लोग चराता था ने, मतलब खेत उत में चराता था, पशुओं को चराता था, तो जो चराता था तो जो चराने वाले पे क्या लगता था, टैक्स लगता था। मतलब हम कह सकते खेतों और
जहाँ पशु वो चरते थे उन पे चरी टैक्स लगाया जाता था। कहाँ? चरी टैक्स। जो चारागाहों पे क्या लगाया जाता था? चरी टैक्स लगाया जाता था। घर पे घरी टैक्स लगाया जाता था। ये जो ने अभी भी देखते होंगे, आपका जमीन का मपाई होता होगा, नापता है लोग, देखते होंगे गोतिया सबकी होता है। अगर 1 डिसमिल भी आपका जमीन आपका छोटका भाई के अंदर चल गया नहीं, अब छोटका भाई, अब आप कहिएगा वो 1 डिसमिल तुम्हारे अंदर गया, अब हम इसको नपैया कराएंगे, 1 डिसमिल हमको दो। ऐसा देखते होंगे गांव में, ज़्यादा गांव में होता है नहीं। तो वही जमीन को नापने की परंपरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी लाता है। जमीन को नपवा कर टैक्स मारता है। जमीन को नपवाता है कि अरे तुम्हारा इतना जमीन है ने, तो तुमको इतना पर इतना टैक्स लगेगा, तुम्हारा इतना है तो इतना पर टैक्स लगेगा। तो जमीन को नपवाया कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, ये जमीन पर माप या पैमाइश, क्या माप या पैमाइश, मापना को पैमाइश क्या करता था? जमीन को नपवाकर टैक्स लगाता था। जानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जमीन पे भी टैक्स लगाता, जमीन पे मतलब खेत पे भी टैक्स लगाता था कि जिसका फसल अच्छा हुआ वो आपका 50% देगा। क्या देगा? 50% अनाज देगा, मतलब 3/3 ऐसे देगा अनाज, 50% देगा। और जिसका उत्पादन कम हुआ उसको क्या करेगा? उस पर 33% टैक्स लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या लेता था? उत्पादन के मतलब कितना आप उपजाएं उस पर टैक्स लेता था। उस पर वो टैक्स बांध दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अगर जिसका उत्पादन कम हुआ वो कम टैक्स देगा और जिसका ज़्यादा हुआ वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो इस प्रकार से क्या होता था? अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? टैक्स लगाता है। हम आपको कल भूराज व्यवस्था के बारे में बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के, कि भूराज व्यवस्था में वो कौन सा ऐसा विभाग बनाया। और हम क्या जानेंगे? कल हम चित्तौर के बारे में जानेंगे, चित्तौर अभियान और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अभियान किया था उसके बारे में जानेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते बाबू मेरा 3rd वीडियो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।